ओके, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स का, जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर है, उसके अपन यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। अब इस लेक्चर में सबसे पहले अपन देखेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम बात कर चुके थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। उसमें हमने बात की थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, आफ्टर देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आज जो है वो अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि नेचर में अपने पास कौन कौन से फोर्स यहां पर अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका फंडामेंटल फोर्सेस। क्लियर है? यहां से जो अपना आएगा वो आएगा फंडामेंटल फोर्सेस। अब फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं उसके बारे में अपन यहां पर जनरली बात करते हैं। ऑल फोर्सेस ऑब्जर्व इन नेचर सच एज मस्कुलर फोर्स, क्लियर, टेंशन फोर्स, जैसे अपन कोई भी पुली वगैरह हुई उस पर अपन जब कोई भी स्ट्रिंग पर कोई भी एम मास का ब्लॉक वहां पर हैंग करवाते हैं तो जो स्ट्रिंग में फोर्स, ये आपका क्या बोलते हैं, फोर्स जनरेट होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। क्लियर है? टेंशन हो गया, रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शंस, वेट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर, ईटीसी कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फोर बेसिस इंटरेक्शन। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको ऊपर थ्रो करेंगे, क्लियर है, तो वहां से क्या होगा, एक फोर्स होगा जिसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए एम मास का ब्लॉक है, यहां से इसका वेट क्या होगा, mg। क्लियर है? ओके, इसी तरह से अपन यहां से बात करते हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द मास m1 एंड m2। जब हम आगे न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम दो मास लेंगे m1 m2। जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा जहां पर ये फॉर्मूला बताऊंगा r, और वैसे ये फॉर्मूला अपन यूनिट एंड डायमेंशन में भी देख चुके हैं। तो वहां पर जब ये फॉर्मूला आएगा तो यहां से होगा g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका भी फॉर्मूला देखा था अपन ने। सिमिलरली आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्लियरली? क्लियर? उसके बाद अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा आपका, जैसे अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर), ऐसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल, क्लियर, इसको देखते हैं, वन पार्टिकल अदर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले देखते हैं, देखिए, दीज कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये क्या होगा आपका, अट्रैक्टिव के साथ रिपल्सिव भी होगा। दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्स, दीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। जैसे कूलम्ब फोर्स पढ़ते थे F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो होता था आपका K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर जो K था वो किस पे डिपेंड करता था, डिपेंड्स ऑन मीडियम, कि आपका मीडियम क्या है। जबकि वहां जो आपका कैपिटल G था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं ऑल मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल विच वी एक्सपीरियंस अ पुश और पुल। पुश और पुल अपन ने नाम सुना है, अपन ने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था वहां पर, उसके पहले अपन ने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, पुश एंड पुल इफेक्ट। क्लियर है? ओके, अब यहां से देखते हैं अपन न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एम मास का ब्लॉक है, क्लियर है, या आगे जाके m1 m2 टू मास में ब्रेक हो रहा है, जैसे बम होता है, जब एक बम विस्फोट होता है या ब्लास्ट होता है तो मेनी पार्ट्स में जाके क्या होता है, बिखर जाता है, स्प्रेड हो जाता है। क्लियर है? न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं यहां पर। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस स्प्लिट अ लार्ज इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। रेडियोएक्टिव फ्यूजन हुआ, आपका फ्यूजन हुआ। क्लियर है? रिजल्ट बिकॉज ऑफ अनबैलेंसिंग न्यूक्लियर फोर्स इट एक्ट्स within the nucleus, that too up to a very small distance. It does not depends on the charge and acts equally between proton and proton. क्लियर है? a neutron and proton, a proton and neutron, मतलब जो आपका प्रोटॉन के बीच भी हो सकता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी हो सकता है। क्लियर है? एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स, इट एक्ट्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि यही तो अपनी क्या होती थी, वन फर्मी। जैसे यहां से अगर अपन बात करें, क्लियर है, तो यहां से
ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसकी साइज तो कितनी होती थी आपकी 10⁻⁻10 मीटर साइज ऑफ एटम, और आपकी साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर। उसी के लिए अपन यहां पर बात करें, दिस इज द वेरी शॉर्ट रेंज के बीच में ये आपका काम करता है। क्लियर। वीक फोर्स जिसको अपन इजीली इनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स है उनको हम यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स अंडर इट्स एक्शन अ न्यूट्रॉन कैन चेंज इनटू द प्रोटॉन इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, अ पार्टिकल इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर। द रेंज ऑफ वीक फोर्स इज वेरी स्मॉल, इन फैक्ट मच स्मॉलर देन साइज ऑफ द प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन, और इसी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं 1 फर्मी। तो यहां पर अपन ने रेंज दी हुई है आपकी कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनका रेशियो क्या होगा 1 10⁻⁻2। इट मीन्स अपन इसको लिख सकते हैं 1/100, 1/10�7, और इसको लिख सकते हैं 1/10�38। ये यहां पर आपको रेशियो भी हमने बताया हुआ है। क्लियर है। ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट और फील्ड फोर्स। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, यहां से अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अब ये मैंने मेरे हैंड के सरफेस पे रखा हुआ है। क्लियर है। तो अभी मेरे हैंड का जो लोअर अपर सरफेस है और मार्कर का जो ये बिलो सरफेस है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कांटेक्ट हो रहा है। हरी बात समझ में। जैसे कोई भी एम मास का ब्लॉक कहां पर रखा हुआ है, एक टेबल के सरफेस पे रखा हुआ है, उसी को अपन क्या बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। या अपन ऐसे भी देख सकते हैं, एक टेबल है, टेबल के 4 लेग्स टच कर रहे हैं किसको, अर्थ की सरफेस को, दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। तो यहां से अपन उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फोर्सेस विच आर ट्रांसमिटेड बिटवीन बॉडीज बाय शॉर्ट रेंज एटॉमिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जैसे अपन यहां पर ले सकते हैं एग्जांपल, नॉर्मल फोर्स हुआ आपका, टेंशन फोर्स हुआ। जैसे नॉर्मल फोर्स की बात करें, ये मास का ब्लॉक है, इसका mg नीचे, इट मींस इसका वेट, इसको कौन बैलेंस कर रहा है नॉर्मल फोर्स। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स विच एक्ट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस बाय द इंटरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द फील्ड प्रोड्यूस बाय द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। जैसे अपन बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखा था, G(m1m2) डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये कांटेक्ट में नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट ये किस पे डिपेंड करता है, 2 मासेस है और उनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर कांटेक्ट का कोई भी रोल नहीं है। क्लियर। उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, ये आपका टेबल है, मान लीजिए ये टेबल के 4 लेग। क्लियर है। तो ये चारों लेग आपके किसकी सरफेस को टच कर रहे हैं, अर्थ की सरफेस को, दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन, ये यहां पर अपन इसको इस तरह से बताया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने यहां पर बता रखा है N1, जो अब इसका लिखता है N2, N3 एंड N4। ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर अपन, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर। ओके। अब देखिए, ये मास का ब्लॉक है, यहां से अपन इसको टच करके आगे ऐसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश करते हुए इसको आगे ले जा रहे हैं। तो टच करना मतलब क्या है, अपन उसके ब्लॉक को कांटेक्ट में ला रहे हैं। क्लियर है। ये कोई भी आपका मेन या ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को आगे ले जा रहा है। क्लियर है। तो नॉर्मल फोर्स कहां एक्ट कर रहा है, इस ब्लॉक के वॉल पर, और जितना ये उस पर फोर्स लगा रहा है एक्शन रिएक्शन के थ्रू, ब्लॉक भी उस मेन पर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, डायरेक्शन में अपोजिट बट मैग्नीट्यूड में सेम। ये अपन न्यूटन्स के थर्ड लॉ में यहां पर इसकी बात कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन, जैसे कोई भी ब्लॉक है उसको अपन ने कहां रख दिया, सरफेस पे। क्लियर है। जैसे यहां बता रखा है, अ ब्लॉक इज केप्ट इंक्लाइंड सरफेस। जैसे अपन यहां से बात करते हैं, कोई भी इंक्लाइंड सरफेस लिए अपन इस तरह से, अब एम मास का ब्लॉक अपन ने यहां इस तरह से रखा हुआ है, ये हो गया आपका थीटा। क्लियर है। तो यहां से इसका mg नीचे। क्लियर। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, थीटा। क्लियर। तो यहां से एंगल ले लिया अपन ने थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आपका mg cos थीटा, और ये वाला कौन इसको बैलेंस करेगा, n, और एक mg sin थीटा, जिसकी वजह से ब्लॉक नीचे आ रहा होगा। अगर mg sin थीटा ज्यादा हुआ तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा। तो अभी इस केस में नॉर्मल फोर्स कौन हो गया आपका, जब ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है mg cos थीटा, और ये क्या है आपका थीटा, इट इज द वेज
एंगल, इसको मैं क्या बोलूंगा, आपका वेज एंगल। क्लियर है? ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन टेंशन फोर्स। क्लियर है? अब टेंशन में देखो यहां से अपन बात करते हैं, ये कोई भी एम मास का ब्लॉक है जिसको अपन ने इस तरह से हैंग किया हुआ है, एम मास। क्लियर है? अब जितना इसमें टेंशन जनरेट कैसे होगा, इसका जितना वेट है W इक्वल टू एम मल्टीप्लाई जी, और यहां पर क्या होगा, टेंशन। तो ये जो इसमें एक्सटेंशन होगा, मतलब इस एम मास के ब्लॉक की वजह से जो इस स्ट्रिंग में खींचा होगा, एक्सटेंशन होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसके वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसी को अपन क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। दिस इज द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बता रखी है अपन ने यहाँ पे, अरे बात समझ में। और ये हो गया आपका टी टेंशन फोर्स, और ये मास का ब्लॉक जिसका अपन ने यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक डायग्राम भी बताया हुआ है। क्लियर? ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन टेंशन इन ए स्ट्रिंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? इट अराइजेज ओनली स्ट्रिंग इज पुल्ड। जब आपका स्ट्रिंग पुल्ड होगा तभी ये क्या होगा, आपका ये फोर्स जनरेट होगा, यानी कि इसका इफेक्ट आपको दिखेगा। इफ अ मासलेस स्ट्रिंग इज नॉट पुल्ड, टेंशन इज इट नॉट जीरो। क्लियर है? जैसे अपन स्प्रिंग में बात करते हैं, जब अपन किसी कोई फोर्स लगा के स्प्रिंग को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तभी आपको उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, टेंशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? उसकी भी अभी बात करते हैं अपन यहां से। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, जैसे मान लीजिए ये आपकी स्प्रिंग है, अभी ये न्यूट्रल पोजीशन में है। अब मैंने यहां से क्या किया है, एक ए फोर्स लगाया, तो अब इसकी, अभी तो न्यूट्रल पोजीशन में थी, नॉर्मल में, अब इसमें क्या हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ। क्लियर? ये अपन यहां बता देते हैं एक्स मैक्सिमम, एक्स क्या है आपका, एक्सटेंशन। तो ये फोर्स की वजह से क्या हुआ, स्प्रिंग में क्या हुआ, इसकी नेचुरल लेंथ को इंक्रीज किया गया बाय द फोर्स, उसी का इफेक्ट अपन यहां पर देख रहे हैं आगे। देखिए ये आपकी नॉर्मल स्प्रिंग है, ये ए ब्लॉक हो गया और बी ब्लॉक हो गया। अब हमने इसको फोर्स लगा के इसको क्या किया, हमने स्ट्रेच करने की कोशिश की, मतलब हमने इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करेंगे तब इधर से भी हमने फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया, तो ये स्प्रिंग क्या हुई आपकी, फोर्स लगाने पर कंप्रेस हो गई। क्लियर है? तो यहां से क्या आएगा आपका, और यहां से जब इसको, दिस इज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग। क्लियर? इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। एंड दिस इज द स्ट्रेच्ड, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इधर लग रहा है, तो ये होगी आपकी स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। क्लियर है? यानी कि जो इसकी नॉर्मल लेंथ थी उससे आपका कितनी, इसकी लेंथ को कंप्रेस करने पर डिक्रीज किया गया और स्ट्रेच करने पर इंक्रीज किया गया। यानी कि यहां अगर जो फॉर्मूला देखे अपन, तो यहां पर फॉर्मूला होता है जो आपका एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। एक्स होता है यहां पर एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो हो गया आपका के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहां आगे साइन आपका आ जाएगा माइनस, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यहां से अपन देख सकते हैं जो एक्स होगा आपका, वो तो होगा एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। क्लियर? और यहां पर अगर अपन एफ देखें तो दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि स्प्रिंग की जो नेचर होती है वो इलास्टिक होती है, यानी कि वो अपनी शेप को वापस रीगेन करने की प्रॉपर्टीज को रखती है। क्लियर है? और यहां पर जो के है वो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलेंगे अपन, स्प्रिंग कांस्टेंट, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन बाई मीटर, क्योंकि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ बाई एक्स। क्लियर है? ये यहां से अपन ने पूरी स्प्रिंग को देख लिया है। अभी अपन इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए यहां पर जब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था तब यहां पर फोर्स कितना है, जीरो। तो स्प्रिंग खुद अपनी किस पोजीशन में रहेगी, नेचुरल पोजीशन में। जब अपन इस पर फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो पहले इसकी लेंथ यहां पर थी, अभी अपन ने इतना पार्ट बढ़ा दिया, यानी कि पहले एक्स थी, अब डेल्टा एक्स पार्ट अपन ने और इंक्रीज कर दिया, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और यहां पर आपने इसको कम करने की कोशिश की तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स। हरी बात समझ में? दिस इज द compression in spring, this is the extension in spring, और this is the natural length। अपन ने यहाँ इसको क्या किया है, कंप्रेस भी करने की कोशिश की है और एक्सटेंड करने की कोशिश भी की है, और जो इसका फॉर्मूला आता है वो भी मैंने आपको बताया ही है। क्लियर? ओके। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चंस है,
नोट स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन यहां से। क्लियर। अ पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई भी पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि v आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो फोर्स कब रिक्वायर्ड नहीं होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, यू नो वेरी वेल। तो फोर्स क्या करेगा आपका, टू इंक्रीज इन द स्पीड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। क्लियर है। टू डिक्रीज द स्पीड, फोर्स कब रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो स्पीड तो इंक्रीज करने में रिक्वायर्ड होगा। टू मेंटेन द सेम स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी है। टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को तो फोर्स चेंज कर ही सकता है, तो डिक्रीज करने में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नोट पूछा है आपसे। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे अपन यहां से बात करें, मान लीजिए एम मास का ब्लॉक है, इधर से F1 फोर्स लग रहा है, इधर से F2 फोर्स लग रहा है, इधर से F3 फोर्स लग रहा है, और इधर से F4 फोर्स लग रहा है। अब यहां से अगर मैं बात करूं डेल्टा एफ एक्स, तो डेल्टा एफ एक्स 0 एंड डेल्टा एफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि ऑल फोर्स का समेशन कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या होगा, जब फोर्स ही 0 है तो एक्सीलरेशन भी उस पर प्रोड्यूस नहीं होगा, तब अपन उसको बोल सकते हैं ये कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है, ओके। तो मोमेंटम इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, तो यहां से जब फोर्स ही नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब उस पर जो उसका नेट फोर्स है वो कितना हो रहा है, एफ नेट इक्वल टू 0। जब फोर्स ही 0 है तो आपका मास 0 हो नहीं सकता, तो एक्सीलरेशन भी आपका क्या होगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो बॉडी कैसे मूव करेगी, विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, F इक्वल टू एम है, सिंपल। अब 5 kg मास इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट 60 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, वोल्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। देखो अपन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कवर किए हैं, क्योंकि जो आज अपन ने टॉपिक आपको पढ़ाया उसमें अपन ने देखा कि बिल्कुल हमें बेसिक नॉलेज लेनी थी किसकी, फोर्स की, कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स को दिखा सकते हैं, कैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को दिखा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन पूरा सिस्टम, फ्रिक्शन और पूरा सिस्टम पर किस तरह से फोर्स अप्लाई होता है, उसका किस तरह से सिस्टमेटिक डायग्राम बनता है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, वो सब अपन यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए मास दिया हुआ है बेटा 5 kg, पार्टिकल स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, तो u इनिशियल वेलोसिटी 0, v दिया हुआ है आपका 60 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, तो u तो 0 है आपका, मास 5 60 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, तो यहां से फोर्स कितना हो गया आपका 5 इंटू 60 न्यूटन, और इसी तरह से आपका आंसर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, व्हेन अ कार टर्न्स ऑन अ कर्व रोड यू आर पुश्ड अगेन द वन ऑफ द डोर्स ऑफ द कार बिकॉज ऑफ, पढ़ाया था मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ में, किसके वजह से, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे हम कर्व रोड पर घूमते हैं तो कौन सा, किसके वजह से अपन कौन सा इफेक्ट फील करते हैं, इनर्शिया। ये तो सिंपल है, अपन ने बात भी की थी इसकी। देखिए स्मॉल चाइल्ड ट्राई टू मूव अ लार्ज रबर टॉय प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड, द टॉय डज नॉट मूव but get deformed, does not move but get deformed under the pushing force which is obliquely upward as shown then। देखिए यहां पर इस पर पुशिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुशिंग फोर्स, पुश फोर्स दे रखा है अपन को F। क्लियर है। अब यहां से अगर अपन देखें तो इस पर ये डिफॉर्म, द टॉय डज नॉट मूव, आगे मूव नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ है यहां से, बट गेट डिफॉर्म, डिफॉर्म हो चुका है, यानी कि एक्सीलरेशन ही अपना क्या हुआ 0, क्योंकि ये आगे तो जा ही नहीं रहा है। क्लियर है। एक्सीलरेशन 0 है, मतलब इस पर लगने वाला रिजल्टेंट पुशिंग फोर्स, ठीक है, एक तो इसका रिजल्टेंट पुशिंग फोर्स प्लस वेट ऑफ द टॉय जो कि mg होगा आपका, नॉर्मल फोर्स जो इसको टच कर रहा है, एंड ग्राउंड ऑन द टॉय एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो सब कितने हो जाने चाहिए 0, क्योंकि आगे
आगे नहीं गया तभी तो उसकी स्ट्रक्चर को क्या कर गया, डिफॉर्म। अरे बात समझ में, अगर ये आगे शिफ्ट हो जाता तो हो सके इसकी स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म रहती और ये आगे ऐसे चला जाता। क्लियर है? ओके। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द टॉय। नो, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द पुशिंग फोर्स एफ ऑन द चाइल्ड इज बैलेंस बाय इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी गलत। क्लियर है? द पुशिंग फोर्स एफ ऑन द चाइल्ड इज बैलेंस बाय द टोटल इंटरनल फोर्स। टोटल जो आपके इंटरनल फोर्स है वो तो ऑलरेडी बैलेंस होते हैं, हमें किसको बैलेंस करना होता है, एक्सटर्नल फोर्स को, तो फिर ये भी गलत, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? ओके। यहां देखते हैं, अ कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट सॉरी अ कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक इज केप्ट ऑन द बैलेंस व्हेन कैप इज ओपन देन द वेट। देखिए आपके क्या होता है, यहां पर बात करें, मान लीजिए ये कोई बोतल है, इसके अंदर अपने पास इस तरह से कोल्ड ड्रिंक है। क्लियर है? अब आपको पता है जब भी कोल्ड ड्रिंक को बोतल में फिल किया जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर रखा जाता है, बहुत हाईली प्रेशर से इसको क्या किया जाता है, बोतल के अंदर फिल किया जाता है। जैसे ही कैप ओपन करेंगे तो यहां से क्या होगा, इसका प्रेशर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा और ये बाहर जाने की कोशिश करेगी। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो इसका वेट है, जैसे अपन नॉर्मल रिएक्शन की बात करें mg, तो वो क्या होगा, इंक्रीज। उसके बाद जब इसमें दोनों बार्स आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर बैलेंस हो जाएगा तब इसका वेट वापस क्या होने लगेगा, mg। हरी बात समझ में? वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो फर्स्ट तो आपका क्या होगा, इंक्रीज और देन डिक्रीज। इस तरह से भी अपन यहां पर बता सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखो यहां पर अपन जनरली जो बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपके आज का जो लेक्चर था वो तो आपका बेसिक्स था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे सिस्टम क्या होता है, किस तरह से उस पर फोर्स को अप्लाई किया जाता है और किस तरह से उस पर फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है, उस पर अपन एनालिसिस भी सीखेंगे और उसके फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लो एक कोई भी एम मास का ब्लॉक है, उस पर बहुत सारे फोर्स एक साथ एक्ट कर रहे हो, तो उसको किस तरह से अपन फोर्स का रेजुलेशन करेंगे, वो इसका न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो वहां पर अपन उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।